हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, आज सीटेट की परीक्षा हो गई। देश के सभी जगहों पर सीटेट की परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो चुकी है। अब से पहले ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं होती थी, लेकिन आज की परीक्षा ऑफलाइन मोड अर्थात OMR सीट पर कॉपी और कलम के माध्यम से परीक्षा हुई। साथियों, आज की यह परीक्षा बहुत अच्छी परीक्षा रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी बात भी हुई है। जो बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देने में असहज थे, और वास्तविकता भी यही है कि ऑनलाइन परीक्षा की तुलना अगर ऑफलाइन परीक्षा से की जाए तो बहुत अधिक सहजता ऑफलाइन परीक्षा में रहती है, क्योंकि हम वहां अंडरलाइन कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं, बहुत सारी सहूलियत हमारे पास होती है। तो आज की परीक्षा संपन्न हुई। सीटेट की को पढ़ने के लिए एक मैंने स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो बनाया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है और उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी के साथ बोला है कि सर, हम लोग 15 दिन बस पढ़े हैं, 20 दिन पढ़े हैं, और जब आंसर की मिला रहे हैं तो हमारा 100 नंबर से ऊपर उत्तर सही हो रहे हैं। दोस्तों, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप मात्र 15 से 20 दिन पढ़ाई कर रहे हैं और 100 नंबर से अधिक नंबर लेकर आ रहे हैं। प्रिय साथियों, आपके लिए मैंने बहुत सारी चीजों पर बातचीत की है। वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखा हो। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो आप वो वीडियो को आप देख सकते हैं। फिलहाल सीटेट की स्ट्रेटेजी के बारे में भी मैंने एक वीडियो डाला है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं साथियों। ठीक है, आज जो परीक्षा हुई है, आज जो सीटेट की परीक्षा हुई है, असल में मेरा विषय जो है वो हिंदी विषय है, तो हिंदी पर मैं बात करूंगा कि हिंदी के जो 30 प्रश्न आए हैं उनका स्तर क्या है, और हिंदी के जो 30 प्रश्न आए हैं उनके सही उत्तर क्या है। साथियों, इक्का दुक्का प्रश्न में आयोग से जो उत्तर आएगा उसमें मेरे उत्तर से इतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इक्का दुक्का प्रश्न में सबको अंक भी मिल सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। पेपर की बात करें तो पेपर बेहद आसान था। ठीक है, जो विद्यार्थी जो व्याकरण के जो मैंने चीजों को बता रखा था कि आप एक बार अलंकार देख लेना, ठीक है, समास देख लेना, तो प्रश्न वहां से पूछे गए हैं साथियों। बहुत कठिन परीक्षा नहीं है। आइए हम 91 से लेके और 120 तक हिंदी के प्रश्न हैं, तो आइए हम इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 91 प्रश्न है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। ठीक है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। ठीक है, मतलब वह जब बोलती है तो करेक्ट तो बोलती ही है, लेकिन इस बात का यह भी ध्यान रखती है कि कहीं से कुछ गलती न हो जाए उससे। तो इसके विकल्प है परिभाषा, व्यवहार, याद करना। देखिए, सीटेट की परीक्षा में मैं स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया हूं, जहां रटना शब्द आ जाए, याद करना शब्द आ जाए, वो ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। पुनरावृत्ति करना या दोहराना, ठीक है, स्वनिरीक्षण करना, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, स्वनिरीक्षण करना। ठीक है, स्वनिरीक्षण मतलब खुद से ही खुद का आकलन करना। ठीक है, इसका 91 का देखिए, ये सेट ए है, मतलब पहला है सेट। ठीक है, और पेपर फर्स्ट का है, मतलब प्राइमरी लेवल का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। दूसरा जो 92 प्रश्न है, कक्षा सेकेंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं, मतलब छूते भी हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक, भाषा शिक्षण, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, जब कोई बच्चा
कुछ पढ़ता है और वह चीज जैसे नाक बोला, आंख बोला, मुंह बोला, तो उसको स्पर्श करके बताता भी है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि। इस विधि को समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आए। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? मतलब एक होता है कि उत्तर दे दिया, फिर दूसरे का सुन के फिर दूसरा अपना उत्तर चेंज कर दिया। यह क्या है विधि? सहपाठी आकलन, स्व आकलन, पृष्ठ पोषण, पठन आकलन। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सहपाठी आकलन। इसका सही उत्तर सहपाठी आकलन हो जाएगा। मतलब दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं, तो इसका सहपाठी आकलन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूं और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। दोस्तों, विकल्प के बारे में बात करें तो इसका, जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह समझ में आती है। ठीक है, याद रहती है। ठीक बात है। जब मैं देखती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ये इसके कंपेयर में, एक के कंपेयर में थोड़ी हल्की बात है। जब मैं सुनती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है, नहीं, क्योंकि दृश्य श्रव्य माध्यम ठीक ठाक माना जाता है और सबसे अधिक ठीक ठाक माना जाता है गति के साथ जो चीजें सीखी जाए। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूं तो मुझे याद करती हूं, तो भाषा अच्छी तरह से याद रहती नहीं। याद करना, रटना, ये सब सीटेट की परीक्षा में या फिर शिक्षण के लिए ठीक नहीं माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रिय साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। ठीक है, पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 95। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोगकर्ता होते हैं। ठीक बात है, प्रयोगकर्ता होते हैं, अपनी जितनी उम्र होती है उस हिसाब से भाषा का प्रयोग करते हैं। तर्क है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, भाषिक और सांस्कृतिक जो चीजें हैं, भाषा और संस्कृति आपकी योग्यता में रुकावट नहीं लाता है साथियों, वो आपकी योग्यता में और 4 चांद लगाता है। तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 95 का 4। अगला प्रश्न आते हैं। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। देखिए, जो मंजीत है 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसको यह पता है कि अपने शिक्षक से कैसे बात करना है, कक्षा 2री 3री के विद्यार्थियों से कैसे बात करना है। तो वो जो है एक किस व्यक्ति के साथ कैसे बात करना है, इस चीज का सलीका उसको पता है। देखिए, प्रकृतिवादी नहीं होगा, अर्थगत नहीं, उपयोगितावादी हो सकता है कि कहां पर किस भाषा का उपयोग करना है वो उसे पता है, तो उपयोगितावादी सही हो सकता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मां ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची
कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुना है, न ही उसके भाई बहनों से सुना है। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिध्वनित मेल खाता है? क्या बहुभाषा, सहजवाद, व्यवहारवाद या फिर रचनावाद? दोस्तों, जो रचनात्मक बच्चे होते हैं वो बच्चे अपने आसपास परिवार से भाषा को तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन वो रचनात्मक बच्चे स्वयं से कुछ शब्द अपने अंदर से जागृत भी कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर जो माना जाएगा, रचनावाद माना जाएगा। ठीक है, रचनावाद। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? ठीक है, उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठ्यचर्या या फिर उद्गामी गुणधर्म? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता। अगले प्रश्न पे है, एक दादी या फिर नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? सस्वर पाठन, मॉडल पाठन, साझा पाठन, संभाषिक पठन? देखिए, इस प्रश्न में बहुत लोगों को उलझन है, लेकिन जो मुझे लगता है वह होता है सस्वर पाठन। इसका जो सही उत्तर होगा वह स्वस्वर पाठन होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। पठन सिखाने का एक उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहते हैं? मतलब किसी चीज को बताने से पहले एकदम प्रारंभिक समय से बताना है। संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोगामी या टॉप डाउन उपागम, या बॉटम अप उपागम, या समग्र भाषा उपागम? साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह मेरे हिसाब से बॉटम अप उपागम। ठीक है, बॉटम अप उपागम। 101 नंबर पे आते हैं। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अस्वीकृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। यह बिल्कुल गलत है, यहां होना चाहिए मंद करती है। ठीक है, तो आर तो वैसे ही गलत है। ठीक है, आर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा, ए सही है और आर गलत है। इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 102 है। क्या कहता है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। जब जब वाला सिस्टम थोड़ा सा निगेटिव साउंड करता है। बच्चे कक्षा में स्वस्वर वाचन करें, ये भी थोड़ा सा ठीक है। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। बहुत सही बात है। देखिए, बच्चा खेल माध्यम से बहुत जल्दी चीजों को सीख जाता है, तो कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। ये सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखें और शिक्षार्थियों को ना याद करने के लिए कहें। देखिए, याद करना इट्स अ वेरी निगेटिव साउंड। याद ना करने को बढ़ावा दिया जाए। रटना, याद करना, ये बढ़ावा नहीं देना है शिक्षण शास्त्र में। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए। देखिए, विलोम का कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए कि मैंने अर्थ बता दिया, अब अर्थ को समझाना है तो मैं अनर्थ लिखूं, उस तरीके से समझाऊं, ये कोई उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। ये कुछ हद तक सही है कि मान लो मैंने अर्थ एक शब्द लिखा, उसका परिभाषा बताया, उसको समझाया, ये एक ठीक बात है। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। देखिए, उदाहरण के माध्यम से किसी शब्द को हम बताते हैं, उसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो वास्तविकता यही है कि उदाहरण के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाषा सीखना किससे संबंधित है? देखिए, भाषा सीखना, अपने लेखन क्षमता को बढ़ाना, अच्छा उत्तर लेखन करना, अच्छा बोलना, ये सब कौशल के प्रकरण है, कौशल की चीजें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल। सॉरी, अर्जन नहीं होगा, कौशल होगा। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि पठन के तरीके का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान करना है। जैसे अनुमान, निष्कर्ष निकालना, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, गहन पठन करना, पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान। अनुमान का देखते हैं, लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करता है। ये थोड़ी सी बात बची नहीं अनुमान के लिए। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। ये तो थोड़ा सा संदर्भ की बात आ गई। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरक्षित की गई हैं। ये थोड़ा सा ये पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान से संबंधित है। पाठ्य वस्तु से भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि गहन पठन से संबंधित है। पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये अनुमान वाली चीजें हैं। पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का अनुमान प्रयोग करना चाहिए। इससे अनुमान मिल जाएगा आपको। तो ए का 5, बी का 1, निष्कर्ष निकालना, मतलब लेखन कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं, निष्कर्ष निकालना है। सी का 2, डी का 4, ई का 3। अगला प्रश्न जो है वो पैसेज है। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। ठीक है, सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ
करते समय मन की कोठरी को स्वच्छ रखें। जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। दोस्तों, जब भी आप पैसेज पढ़ें, ठीक ढंग से पढ़ें और कोशिश ये करें कि पहले प्रश्न को देख लें फिर पैसेज पढ़ें। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है दया, स्वार्थ, संस्कृति, स्वभाव। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह हो सकता है संस्कृति। ठीक है। अगले प्रश्न, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैली है। इस तात्पर्य अज्ञानी व्यक्ति बुराई फैलाता है। अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं। अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है। अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। इसका जो सही उत्तर है अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पे देखें, सुख दुख का कारण है। अभी हमने ऊपर पैसेज में पढ़ा कर्म, कर्म सुख दुख का कारण है। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि गद्यांश में कि साथ में सुख दुख प्रायश्चित के साथ साथ में पुरुषार्थ करना चाहिए। इसका जो सही उत्तर है पुरुषार्थ। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है मन सब विकारों का कारण है। मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना। कि मन की कोठरी को स्वच्छ रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन, इसका सही उत्तर है। 110 हो गए। 111 आते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ईश्वर के प्रति आसक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ईर्ष्या से ऊपर उठना। स्वार्थ का विलोम क्या है। निस्वार्थ। ठीक है। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ। मानवीय प्रत्यय, देखिए जो मानवीय प्रत्यय है इसको थोड़ा सा हम इसके छोटा कर लेते हैं। मानव, धन, ईय, मानवीय, तो ये प्रत्यय होता है। अगर इसके आगे जो वर्ड लिखता है वो उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय हमसे पूछा है तो ईय प्रत्यय लगा है। ठीक है। अगले प्रश्न पे है, कौन सा शब्द इन समूह से भिन्न है। शुद्ध, अशुद्ध, ठीक है, विलोम शब्द है, सही है, बिल्कुल सही है। सुख दुख बिल्कुल सही है। ज्ञान अज्ञान बिल्कुल सही है। अंधकार अंधेरा ये तो पर्यायवाची है भाई, ये पर्यायवाची शब्द है। तो बिल्कुल जो समूह से भिन्न है वह है अंधकार अंधेरा। आइए पद्य है, आया समय उठो तुम नारी, नारी के ऊपर है। युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। साथियों, आइए इसके प्रश्न पे चलते हैं। कविता का मुख्य स्वर क्या है। गौरव गाथा। गौरव गाथा इज ए नेगेटिव वर्ड। युग निर्माण, स्त्री शक्ति आ गया उत्तर, स्त्री शक्ति। ठीक है, स्त्री शक्ति सही वर्ड है, स्त्री शक्ति सही वर्ड है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है। औसत, औसत तो बिल्कुल नहीं है। संज्ञान योग्य, ये कौन जज करेगा। जज पुरुष करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये उत्तर गलत है। नगण्य, ये भी गलत है। अप्रासंगिक, ये भी गलत है। तो मुझे लगता है इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वह संज्ञान योग्य होना चाहिए, क्योंकि लेकिन फिर भी इसमें चारों विकल्पों में संज्ञान योग्य थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेहतर है, सही उत्तर है। इसका जो सही उत्तर होगा वह संज्ञान योग्य ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये संज्ञान योग्य जो वर्ड है ये गलत है या निगेटिव वर्ड है, लेकिन इन चारों में ये सबसे सटीक उत्तर है, ठीक उत्तर है। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। सबला, अभी सबला तो किया गया है भाई। कमजोर नहीं हो, देखो कमजोर न समझो, ये तो ये इस कमजोर नहीं मतलब सबला।
और कमजोर होता तो अबला, लेकिन अबला कहीं नहीं है। न्यू किया गया है, अबला नहीं किया गया है, गौरव किया गया है। तो जो नहीं प्रयोग किया गया है वह है अबला। ठीक है। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव, जननी हो संपूर्ण जगत की। ये सही है, कमजोर न समझो। ठीक है। मुझे लगता है कि इसका जो सही उत्तर है वो युग निर्माण तुम, स्त्री के निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में किया गया है? स्त्री की निर्माणकारी शक्ति, कविता को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्त्री की निर्माणकारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, युग निर्माण, मुझे लगता है कि ये युग निर्माण सही है। इसका सही उत्तर जो है साथियों वह होगा युग निर्माण तुम्हें करना है, उत्तर नंबर 1। ठीक है। 119 नंबर प्रश्न है, कविता के अनुसार स्त्री को गौरव गान करते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पत्थर भरने का कार्य ही करना चाहिए? ही लग गया, बिल्कुल नहीं। स्वयं की शक्ति को पहचानना चाहिए? बिल्कुल। जननी के रूप में ही रहना चाहिए? नहीं। देखिए, जहां ही लग जाए, है ना, जहां भी लग जाए, ये सब थोड़ा सा निगेटिव साउंड है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, स्वयं की शक्ति पहचानना चाहिए। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों, अलंकार मैंने बोला था, इसका जो सही अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से हमने 120 प्रश्न को देखा साथियों। सीटेट की परीक्षा जो साथी देने जा रहे हैं वह इन प्रश्नों को देखे। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यह जो पेपर का जो आकलन मैंने किया, जो ऑनलाइन परीक्षा होती थी उससे बेहद आसान है। यह पेपर बहुत अच्छा है और होप सो, मैं तो यही आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी पेपर ऑफलाइन मोड में हो, बच्चों के लिए सहूलियत रहती है, पेपर का स्तर बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ ये लेक्चर यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।